दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूएसए के हथियारों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के सस्ते ड्रोन्स के सामने बेबस क्यों नजर आ रहा है? क्या वजह है कि इजराइल का अभेद्य माने जाने वाला आयरन डोम हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट के सामने हाँफने लग गया है? और दोस्तों, जरा सोचिए, जिस रसिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस नेटवर्क है, वो यूक्रेन के चंद ड्रोन्स को मॉस्को के अंदर तक पहुंचने से क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये वो भयानक सवाल हैं जो आज दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ाए हुए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की ट्रिलियंस डॉलर मिलिट्री इंडस्ट्री इन छोटे, सस्ते और घातक ड्रोन्स के सामने घुटने टेकती नजर आती है। आज दुनिया का हर बड़ा देश इस अदृश्य खतरे से खौफ के अंदर जी रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने जो कहानी बताने वाला हूं, वो दुनिया के मिलिट्री इतिहास को हमेशा के लिए पलटने वाली है। ये कहानी है उन दिनों की जब भारत के आसमान के ऊपर 600 से ज्यादा चाइनीज और तुर्की के घातक ड्रोन्स ने एक साथ घुसपैठ की थी, और वो भी केवल 72 घंटों के अंदर ही। दोस्तों, दुश्मन का मकसद था भारत के एयर डिफेंस ग्रिड को पूरी तरह से तबाह कर देना और देश को घुटनों के ऊपर ले आना। लेकिन भारत ने कुछ ऐसा किया है, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने दुनिया भर के सुपर पावर्स को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने एक एक ड्रोन को चुन चुन करके आसमान के अंदर ही राख कर दिया। पाकिस्तान अपनी दूरबीन और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के भी भारत की जमीन पर एक खरोंच तक नहीं खोज पाया। दोस्तों, आखिर भारत के पास में ऐसा क्या था? वो कौन सी सीक्रेट स्वदेशी टेक्नोलॉजी थी जिसने चाइना और पाकिस्तान के इस मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस पूरे ऑपरेशन की एक एक लेयर को डिकोड करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे आंकड़े बताने वाला हूं जो आपने शायद आज से पहले कभी भी पब्लिक डोमेन में बारीकी से नहीं देखे होंगे या समझे होंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम से। दोस्तों, वहां पर एक दिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने एक बेहद कायरनापूर्ण हरकत की और इस टेरर अटैक ने पूरे देश के अंदर गुस्से का उबार ला दिया। हर भारतीय की आंखों के अंदर खून खौल उठा था। लेकिन दोस्तों, शायद दुश्मन भूल गया था कि ये 1990 का या फिर 2008 वाला भारत नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपेगा, दुनिया भर के अंदर जाकर के रोएगा या फिर यूएन में जाकर के शिकायत करेगा। ये नया भारत है जिसकी कमान एक ऐसी लीडरशिप के हाथ में है जो घर में घुस कर के मारने की पॉलिसी पे काम करती है। दोस्तों, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर हलचल तेज हो गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के चीफ्स की कई हाई लेवल्स की और सीक्रेट मीटिंग्स हुई। फैसला बिल्कुल साफ था, इस बार रेस्पॉन्स ऐसा होगा कि दुश्मन की रूह कांप उठी। और दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे घातक ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन सिंदूर का। 7 मई 2025 की वो ऐतिहासिक और खौफनाक रात जब भारत के फाइटर जेट्स और स्पेशल फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटर्स, साथ ही हथियारों के खुफिया डिपोज के ऊपर जो सर्जिकल और प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, उसने रावलपिंडी के जीएचक्यू के अंदर बैठे पाकिस्तानी जनरल्स की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। भारत का ये मिलिट्री एक्शन इतना सटीक, इतना तेज और इतना भयानक था कि पाकिस्तान की सेना को संभलने का या फिर जवाब देने का कोई भी मौका नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को एक गहरा और साइकोलॉजिकल सदमा दे दिया था। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने और अपनी ही आवाम के सामने अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे एक ऐसा पलटवार करना था जो भारत को दर्द दे सके, लेकिन वो सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता था। पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसने कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी कि पारंपरिक युद्ध की शुरुआत की तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज उसे कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के नक्शे से मिटा देंगी। उसकी आधी फौज वैसे ही खस्ताहाल है, लिहाजा उसने वो कायरानापूर्ण हथकंडा अपनाया जो उसने यूक्रेन रसिया वॉर और मिडिल ईस्ट के युद्धों से सीखा था। उसने भारत के ऊपर ड्रोन स्टॉर्म अटैक का एक ऐसा खौफनाक मास्टर प्लान तैयार किया
मिलिट्री स्ट्रेटजी में इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक साथ इतने सारे सस्ते और छोटे टारगेट्स भेज दो कि उसका कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो जाए, उसकी करोड़ों रुपए की महंगी मिसाइलें खत्म हो जाएं और जब डिफेंस ग्रिड टूट जाए तब पीछे से असली और बड़े फाइटर जेट्स या फिर मिसाइलों से हमला किया जाए। पाकिस्तान ने अपनी पूरी बची हुई ताकत इस एक दांव के ऊपर झोंक दी। उसने चाइना और तुर्की से उधार मांगे हुए और खरीदे हुए सबसे एडवांस और घातक ड्रोन्स को लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर रातों रात तैनात कर दिया। दोस्तों, इन ड्रोन्स में शामिल थे कमर्शियल क्वाडकॉप्टर्स, टर्की के खतरनाक सोंगर ड्रोन्स जिन पर मशीन गन्स भी फिट होती हैं, और चाइना के बेहद ही एडवांस यीहा थर्ड सुसाइडल ड्रोन्स जो सीधा अपने टारगेट से जाकर के टकराते हैं और फिर फट जाते हैं। इनका टारगेट कोई एक छोटी जगह नहीं होती। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर के पंजाब के खेतों, राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात के दलदले इलाकों तक पूरे वेस्टर्न फ्रंट को एक साथ निशाना बनाया। मकसद था भारत के फॉरवर्ड एयरबेसेज, क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशन टावर्स और कुछ अहम सिविलियन इलाकों को मलबे के अंदर बदलना। पाकिस्तान के जनरल्स को लगा था कि जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग स्पीड से भारत के आसमान के ऊपर घुसेंगे तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही पूरा खेल शुरू होता है और इसके बाद में दोस्तों तांडव शुरू होता है जिसने 7 से लेकर के 9 मई की रातों को भयंकर दिन के अंदर बदल दिया। आसमान में आग और मौत बरसने की पूरी तैयारी थी। पहली वेव के अंदर पाकिस्तान ने लगभग 300 से लेकर के 500 ड्रोन्स को भारत की तरफ एक साथ लॉन्च किया। ये कोई आम ड्रोन्स नहीं थे। इनमें से कई रडार की पकड़ से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई यानी कि ट्री टॉप लेवल पे उड़ रहे थे, जहां रडार की किरणें बहुत ही मुश्किल से पहुंचती हैं। इनमें से कुछ में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव भरे हुए थे जो किसी भी मजबूत कंक्रीट की बिल्डिंग या फिर फाइटर जेट के हैंगर को राख में बदल सकते थे। और सबसे खतरनाक बात ये कि इनमें से कुछ ड्रोन सिर्फ डिकोय यानी कि छलावा थे। उनका काम था सिर्फ भारतीय रडार्स को बेवकूफ बनाना ताकि भारत अपने करोड़ों रुपए की मिसाइलें इन सस्ते खिलौनों के ऊपर फायर करके खर्च कर दे। दोस्तों, जब सैकड़ों ड्रोन्स का झुंड एक साथ आसमान के अंदर उड़ता है तो रडार स्क्रीन के ऊपर वो किसी खौफनाक तूफान की तरह दिखते हैं। अब दोस्तों, कुछ ही घंटों के बाद में दूसरी वेव में करीब 600 और ड्रोन भेजे गए। दोस्तों, जरा इसे इमेजिन कीजिए। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जिसे देख करके दुनिया का चाहे कोई भी सुपर पावर हो उसके जनरल्स के पसीने छूट जाते। अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी ऐसे सैचुरेशनल अटैक के सामने अपने डिफेंस सिस्टम को फेल्योर होते हुए देख चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने अंधे घमंड के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर बैठा था। वो भूल गया था कि वो जिस अदृश्य दीवार से टकराने जा रहा है उसका नाम है इंडियन एयर डिफेंस ग्रिड। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेदने की ताकत आज दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाओं के पास भी नहीं है। दोस्तों, अब यहां से कहानी के अंदर वो मोड़ आता है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि भारत की रणनीतिक सोच, सरकार की दूरदर्शिता और तकनीकी ताकत आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, जैसे ही इन पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय सीमा की तरफ अपना रुख किया, भारत का IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फुल अलर्ट के ऊपर एक्टिवेट हो गया। दोस्तों, ये IACCS भारत का वो अदृश्य सुरक्षा कवच है जो पूरे देश के रडार्स, सेंसर्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स और वेपन सिस्टम्स को एक सिंगल एनक्रिप्टेड नेटवर्क से जोड़ देता है। लेकिन इस बार गेम चेंजर और असली हीरो साबित हुआ भारतीय सेना का पूरी तरह से स्वदेशी और अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम है आकाशतीर। जी हां दोस्तों, आकाशतीर। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये भारत के डिफेंस रिसर्च एंड आत्मनिर्भरता का वो मास्टरपीस है जिसने इस पूरे युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। आखिर दोस्तों, ये आकाशतीर सिस्टम काम कैसे करता है, जरा इसे एक आम इंसान की भाषा के अंदर समझें। तो दोस्तों, जब दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन्स अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग स्पीड से आ रहे हों तो इंसानी दिमाग के लिए यह तय कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सा टारगेट ज्यादा खतरनाक है,
किस ड्रोन के ऊपर मिसाइलें दागनी हैं और किसके ऊपर मशीन गन चलानी है। और यहीं पर आकाश तीर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अपना मैजिक दिखाते हैं। दोस्तों इस सिस्टम ने पलक झपकते ही सारे रडार से डेटा कलेक्ट किए, एक रियल टाइम एयर पिक्चर बनाई और माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा टारगेट सिर्फ छलावा है और कौन सा असली खतरा है। इसने तुरंत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के एयर डिफेंस यूनिट्स के बीच में एक ऐसा सीमलेस कोऑर्डिनेशन बनाया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान या फिर चाइना ने सपने में भी नहीं की होगी। आकाश तीर ने खतरे को ट्रैक किया और ऑटोमेटिकली सबसे सटीक, सबसे पास और सबसे किफायती हथियार को फायर करने का कमांड दे दिया। दोस्तों भारत ने इस खौफनाक हमले का जवाब देने के लिए मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। भारत की लीडरशिप ने पहले ही भांप लिया था कि दुश्मन ऐसा कुछ कर सकता है, लिहाजा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर 750 से ज्यादा शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स और 1000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम को पहले ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था। दोस्तों जब ड्रोन से भारतीय सीमा के अंदर घुसे तो भारत ने सीधे गोलियां नहीं चलाई, सबसे पहले भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने अपना असली जादू दिखाया। दोस्तों इसे मिलिट्री की भाषा में सॉफ्ट किल कहते हैं। भारत के पावरफुल जैमर्स और स्पूफिंग इक्विपमेंट्स ने इन पाकिस्तानी और चाइनीज ड्रोन्स के नेविगेशन और कंट्रोल लिंक को पूरी तरह से हैक कर लिया। उनका जीपीएस सिग्नल काम करना बंद कर गया। जो ड्रोन्स तबाही मचाने आए थे वो हवा के अंदर ही अंधे, बहरे और अपाहिज हो गए। उनका अपने बेस से संपर्क टूट गया। कई ड्रोन्स तो बिना एक भी गोली खाए जमीन पर धड़ाम से आकर के गिर गए और कई तो दिशा भ्रमित होकर के आपस में ही टकरा करके नष्ट हो गए। ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी क्योंकि भारत ने करोड़ों रुपए की अपनी कीमती मिसाइलें खर्च किए बिना ही दुश्मन के आधे से ज्यादा ड्रोन्स को सिर्फ रेडियो वेव्स के जरिए न्यूट्रलाइज कर दिया था। दोस्तों ये दिखाता है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन आज ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो ड्रोन्स किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह को पार कर गए, उनका मौत से स्वागत करने के लिए नीचे भारत की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैयार थी। L-70, ZU-23 और शिल्का जैसी गन सिस्टम ने आसमान के अंदर गोलियों की ऐसी भयानक बारिश की कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले सस्ते कमर्शियल क्वाडकॉप्टर्स तिनके की तरह बिखर गए। इन गन्स का इस्तेमाल करना भारत का एक बहुत बड़ा शानदार, लॉजिकल और किफायती फैसला था, क्योंकि अगर 2 लाख रुपए के सस्ते ड्रोन को मारने के लिए 2 करोड़ की मिसाइल फायर करनी जाए तो दुश्मन युद्ध हारे बिना ही इकोनॉमिक वॉर के अंदर जीत जाता है। यही गलती यूक्रेन के अंदर हुई थी, लेकिन दोस्तों भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। भारत ने अपनी स्वदेशी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल बेहद समझदारी से किया, या उन हाई वैल्यूज और ज्यादा ऊंचाई वाले सुसाइडल ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए किया जो असल में बहुत ज्यादा खतरा बन सकते थे। दोस्तों हमारे आकाश सिस्टम की 100% सटीकता ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि भारत की स्वदेशी तकनीक आज दुनिया के किसी भी पैट्रियोट या फिर आयरन डोम से कम नहीं, उनसे कहीं आगे है। दोस्तों अब शायद सोच रहे होंगे कि क्या भारत इस पूरे 72 घंटे सिर्फ डिफेंस ही कर रहा था, क्या हम सिर्फ हमले रोक ही रहे थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट की डिफेंस पॉलिसी और रणनीति सिर्फ डिफेंसिव होने के अंदर विश्वास नहीं रखती है, वो बेहद एग्रेसिव और ऑफेंसिव थी। दोस्तों जब पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भेज करके खुश हो रहा था, ठीक उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने भी अपने खूंखार ड्रोन से और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मुंह खोल के रख दिया। दोस्तों भारत ने इजराइल से लिए गए हारूफ ड्रोन्स और पूरी तरह से स्वदेशी नागास्त्र 1 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के उन मिलिट्री ठिकानों और मोबाइल कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया जहां से ये पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि दोस्तों भारत सिर्फ दुश्मन के फेंके हुए तीर नहीं रोक रहा था, बल्कि वो तीर चलाने वाले दुश्मन के हाथ भी जमीन से जड़ से काट रहा था। दोस्तों नतीजा क्या हुआ? 72 घंटे के इस खौफनाक ड्रामे के बाद में जब अगली सुबह का सूरज निकला तो पूरी दुनिया हैरान, परेशान और सन्न रह गई। 600 से ज्यादा ड्रोन्स का एक भी पुर्जा अपने मेन टारगेट को हिट नहीं कर पाया था। भारत का एयर डिफेंस ग्रिड एक अभेद्य और अजय किले की तरह सीना तान करके खड़ा रहा।
जी हाँ दोस्तों, कुछ जगहों पर बिल्कुल मामूली सी डैमेज की खबरें जरूर आई, जो कि इतने बड़े सैचुरेशनल अटैक के अंदर नॉर्मल सी बात है, लेकिन ओवरऑल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो पाकिस्तान का ये पूरा ऑपरेशन एक भयंकर सुपर फ्लॉप हो चुका था। उनकी कमर टूट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से स्टार्ट होता है। अब जरा इस पूरी घटना के ग्लोबल इंपैक्ट, हिडन लेयर्स और जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं। जब अमेरिका और नेटो कंट्रीज की मिलिट्री सैटेलाइट्स ने इस पूरे ऑपरेशंस का डेटा एनालाइज किया तो अमेरिका के पेंटागन के अंदर सन्नाटा पसर गया। जो काम यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के महंगे रडार्स और पैट्रियट सिस्टम नहीं कर पाए, जो काम लाल सागर के अंदर यूएसए के एडवांस डेस्ट्रॉयर्स के लिए एक ना खत्म होने वाला सिरदर्द बन गया था, वो काम भारत की स्वदेशी तकनीक ने बिना किसी विदेशी मदद के सिर्फ 72 घंटों के अंदर करके दिखा दिया। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट भारत के इस आकाश तीर और IACCS के इंटीग्रेशन की स्टडी करने लग गए। सबसे बड़ा झटका दोस्तों अगर किसी को लगा तो वो चाइना था। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA इस नतीजे से गहरे सदमे में चली गई, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन यीहास थर्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था वो असल में चाइनीज मिलिट्री का प्राइड माने जाते हैं। चाइना दोस्तों इनको दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करता है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया था, बल्कि उसने चाइना की ड्रोन सुपेरियरिटी के अहंकार को बीच चौराहे पर चकनाचूर कर दिया था। चाइना को अब यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था कि अगर लद्दाख की चोटियों के ऊपर या तवांग के जंगलों के अंदर उसने भविष्य के अंदर स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत भी की, तो भारत का आकाश तीर सिस्टम उसके ड्रोन्स का क्या हासिल कर सकता है। उधर तुर्की जो खुद को ड्रोन सुपर पावर मानने लग गया था और उसके बायरकटार और सोनगर ड्रोन्स का दुनिया भर के अंदर डंका बज रहा था, उनकी दुनिया भर के अंदर ब्रांड वैल्यू एक झटके के अंदर मिट्टी में मिल गई। दुनिया के देशों ने देख लिया कि तुर्की के ड्रोन्स भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने अंधे और लूले साबित हो चुके थे। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये पिछले एक दशक के अंदर भारत सरकार की डिफेंस पॉलिसी के अंदर आए एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट का नतीजा था। दोस्तों एक समय था जब भारत छोटी छोटी बंदूकों, साधारण रडार्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए भी रसिया, फ्रांस या फिर USA का मुंह ताका करता था। वो कांग्रेस का टाइम था दोस्तों। फाइलें सालों तक मंत्रालयों के अंदर धूल फांकती थी। मंत्री कहते थे हमारे पास में पैसे नहीं हैं, और उसी दौरान हमारी इंडियन आर्मी कहती थी कि हमें किसी भी तरीके से गोला बारूद दे दो, लेकिन हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के पास में उनको देने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आज देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरे भारत के अंदर डिफेंस इकोसिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। दोस्तों आज भारत की प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स और DRDO मिलकर के ऐसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो सीधे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को आंखों के अंदर आंखें डालकर के टक्कर दे रही है। दोस्तों आकाश तीर सिस्टम इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। सरकार ने पुरानी खरीद फरोख्त की नीतियों को बदल करके सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो लेजर शार्प फोकस किया, उसी ने आज भारत को इस ग्लोबल ड्रोन क्राइसिस के अंदर एक अनडिस्प्यूटेड विनर के तौर पर खड़ा कर दिया है। ये है असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जब आपके पास में अपनी खुद की बनाई हुई स्वदेशी टेक्नोलॉजी होती है तो आप युद्ध के समय किसी विदेशी पावर के दबाव के अंदर नहीं आते हैं, ना ही स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बड़ा मामला और बताऊं, इस वक्त हुआ क्या था कि ईरान ने अपने बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ उन्होंने UAE के ऊपर फायर किए, उन्होंने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के ऊपर फायर किए, और जब ये ड्रोन फायर हो रहे थे तो इनकी मिलाजुला के जो कुल तादाद थी वो करीब 3,500 के आसपास थी। और इतने सारे ड्रोन जब उनके ऊपर गिरे तो उनकी हालत खराब हो गई, उनकी रिफाइनरीज के अंदर बहुत बड़ा संकट आया। लेकिन दोस्तों आज वो UAE इसी आकाश तीर को मांगने के लिए भारत के दरवाजे पर है, क्योंकि वो देख चुका है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस लेवल का काम किया है। लिहाजा आज इस आकाश तीर को खरीदने के लिए करीब आधा दर्जन देश लगातार मोदी सरकार के साथ में टॉक कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके यहाँ भी ये सिस्टम लगता है तो उनके पास में जो ये छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो अटैक्स करते हैं, उनसे उनको बचाने के लिए किसी आदमी को खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होकर के पूरा काम अपने आप ही कर देंगी।
और दोस्तों भारत ने जो कुछ किया है उसका फायदा सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा या फिर दुश्मन को मारने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा और बड़ा असर भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशनिंग के ऊपर भी होने वाला है। आज दुनिया के दर्जनों देश जो चाइनीज या फिर टर्किश ड्रोन्स के लगातार बढ़ते खतरे से खौफजदा हैं, वो उम्मीदों की नजरों से भारत की ओर देख रहे हैं। आर्मीनिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश अब भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम, आकाश मिसाइल और सर्विलांस रडार्स खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर होने का दाग झेला करता था, वो आज डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 39,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है और अब ये 50,000 करोड़ को क्रॉस करने वाला है। दोस्तों मई 2025 की इस शानदार सक्सेस स्टोरी के बाद तो दुनिया भर के डिफेंस मार्केट के अंदर भारत के हथियारों और रडार सिस्टम्स की डिमांड रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। दोस्तों ये सिर्फ डिफेंस डील्स नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। जब किसी देश को हथियार आप बेचते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, आप उस देश की विदेश नीति के ऊपर एक बड़ा प्रभाव भी डालते हैं। लेकिन दोस्तों जो राज आज मैं खोलने वाला हूं वो आपको भारत की असली ताकत और दुश्मन की बेवकूफ़ी का एहसास करवा देगा। पाकिस्तान ने इस बदले की आग के अंदर अंधे होकर के 600-700 ड्रोन तो भेज दिए, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ड्रोन्स की कीमत क्या रही थी? रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक इस पूरे सॉर्म अटैक को स्पॉन्सर करने में पाकिस्तान का कई करोड़ों डॉलर का भारी भरकम खर्च आया था। एक ऐसा देश जो आईएमएफ के सामने बेल आउट पैकेज के लिए घुटने टेकता है, जिसकी आवाम आटे और बिजली के लिए सड़कों के ऊपर लाइनें लगा करके खड़ी है, उस देश की फौज ने अपना खजाना खाली करके ये आत्मघाती हमला किया था। दूसरी तरफ भारत ने जिस स्मार्ट और कैलकुलेटेड तरीके से सॉफ्ट किल और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया, उसने भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर पाकिस्तान के मुकाबले फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट रहा है। यानी कि भारत ने न सिर्फ मिलिट्री लेवल पर बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी पाकिस्तान को ऐसी दर्दनाक मात दी है जिससे उबरने में उसे दशकों लग जाएंगे। दोस्तों युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध अर्थशास्त्र से भी लड़ा जाता है और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो इस मॉडर्न वॉरफेयर की इकोनॉमी को दुनिया के अंदर सबसे बेहतर समझता है। ये पूरी घटना दुनिया के भविष्य के युद्धों का एक बहुत बड़ा ट्रेलर है। दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर अब भारी भरकम टैंकों और सिर्फ फाइटर जेट से आगे निकल करके ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। और भारत ने पूरे दमखम के साथ में ये साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ इस नए दौर के युद्ध के लिए तैयार है, बल्कि वो इसके अंदर एक ग्लोबल लीडर बनकर के उभरा है। भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड नेटवर्क आज दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे स्मार्ट और सबसे तेज एयर डिफेंस ग्रिड्स के अंदर गिना जाता है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। पिछले कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि इसी वीक के अंदर उसने जिस लेवल पर तुर्की और चाइना से नए ड्रोन्स और उनसे जुड़े हुए सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स खरीदे हैं, वो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। क्योंकि जिस देश के पास में खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन उसको दूसरों के लिए हथियारों की बड़ी आवश्यकता होती है। खैर इस तरह के जाहिल कंट्री के लिए हमको क्या ही कह सकते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।